चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी कुछ कवर हो चुका है। जल्दी ही हम इस जो है PT 365 जो ये पॉलिटी वाला पोर्शन है ये कवर कर लेंगे। चुपके से पढ़ते रहिए, शांति से, चुपके है ना। आइज की तैयारी शोर मचा के नहीं होती है, आराम से, सुकून से, शिद्दत से, कि हाँ मतलब पढ़ते रहें, धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ाते रहें और इसी में कुछ जो है अपना एक अच्छा परिणाम निकलेगा ना। बाकी शोर मचेगा, परेशानियाँ होंगी, दिक्कतें आएंगी और इन सब चीज़ों में भी आपको क्या करना है, शांति से पढ़ते रहना। चलिए, भारत में अधिकरण प्रणाली, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया, क्या है इसमें सुर्खियों में क्या है, थोड़ा जूम कर लें। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने? यदि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है तो उस आदेश के खिलाफ अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, हाई कोर्ट में नहीं। पॉइंट ये है, बस ऐसे आपको कुछ हाईलाइटेड पॉइंट ध्यान रखना है। जैसे केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जाएगी किसके खिलाफ, ये जो आदेश पारित हुआ कैट के, है ना। इतना ध्यान रखेंगे काम चल जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बाकी एम लक्ष्मीकांत तो पढ़े होंगे ना? नहीं सर, हम एम लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ते हैं तो उसके बाद नाम पढ़ लेते हैं किताब नहीं पढ़ते। चलिए, प्रकृति क्या है? अधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं। पहली चीज, अधिकरण क्या होते हैं? अर्ध न्यायिक, मतलब कि कोर्ट नहीं बन जाएंगे, बस कोर्ट की आधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या होता है इनका? उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम करना है। मतलब न्यायपालिका में इतने मुकदमे आते हैं कि वहाँ पर मतलब कि मौका ही नहीं मिलता लोगों को, या सुनवाई का मौका ही नहीं मिल पाता, इतना ज़्यादा भीड़ होती है। तो उसको भार को कम करने के लिए क्या करते हैं न्यायपालिका के लिए जो है, तो ये बनाते हैं अधिकरण। ठीक है। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के निपटान के लिए विषय विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। क्लियर बात है, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है। मतलब एक्सपर्ट रहते तभी भाई अपने थोड़े कोई बैठ करके चलो हम भी फैसला सुनाएंगे, जबरदस्ती सुना रहे हैं फैसला। संवैधानिक मान्यता क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 323A जोड़कर प्रशासनिक अधिकारियों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। मतलब मूल संविधान में नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। इसी प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई। कैट मतलब बिल्ली नहीं सर क्या? कैट का क्षेत्राधिकार आप देखते हैं क्या है। यह संघ के या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवाओं IAS PCS है ना, लोक सेवाओं और अन्य पदों पर भर्ती एवं नियुक्त कर्मियों की सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों एवं शिकायतों का निपटान करता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? विवाद एवं शिकायतों का निपटान करता है। बस किससे रिलेटेड होता है? वो लोक सेवाओं से रिलेटेड होता है। इतनी बात थोड़ा सा क्लियर रहनी चाहिए, पता नहीं ये भी कंफ्यूजन में है किसकी बात हो रही है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 323B के तहत निर्धारित विषयों पर केवल संसद का ही अनन्य अधिकार नहीं है। केवल संसद ही नहीं है, राज्य विधानमंडल संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लिखित उनके अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले किसी भी विषय पर अधिकरण का गठन कर सकते हैं। क्लियर बात। अब बात करें थोड़ा सा क्या क्षेत्राधिकार। देखिए, प्रत्येक अधिकरण की उसकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कि बिना अधिकार के ये काम कर रहे हैं, तो इनके पास भी अपना एक अधिकार है, उनका एक क्षेत्र है। ठीक है। कुछ अधिकरणों के पास अपीली क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। मतलब कुछ के पास ही कुछ अधिकरण ही हैं जिनके पास अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन बन जाएगा सभी अधिकरणों के पास अपीली क्षेत्राधिकार है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ है कि वे अधिकरण अपने से नीचे ये प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। क्लियर बात। ये रहा कुछ पॉइंट, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? अपील। अपील देखिए क्या है। सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाई कोर्ट में की जाती है। मतलब कि जिस हाई कोर्ट के अंतर्गत अधिकरण आएगा उसकी बात हो रही है।
हालांकि कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई किस द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है। ठीक है, हाँ तो हाई कोर्ट भी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है, ऐसा नहीं कि एक स्ट्रिक्ट रूल कुछ है। ठीक है ना, परिस्थितियों के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अधिकरण और न्यायालयों के बीच अंतर क्या है। भाई डाउट तो आएगा ना कि ये भी न्याय दे रहे हैं वो भी न्याय दे रहे हैं, तो अंतर क्या है दोनों में, तो अंतर आपको समझना है। पहली चीज़ क्या है, स्थापना। जो अधिकरण है ये संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित है, मतलब संसद ने अधिनियम बनाया उससे स्थापित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 323, ये 42वां याद रखिएगा, ऑप्शन में 44वां आ जाएगा तो कन्फ्यूज कर जाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों प्रशासनिक अधिकरण तथा अनुच्छेद 323B इसमें क्या है, कराधान, भूमि सुधार जैसे अन्य मामलों के लिए अधिकरण जोड़े गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अधिकरण बनाया गया था। कौन समिति, स्वर्ण सिंह, याद रखिएगा स्वर्ण सिंह, इनका कहीं पर और भी सिफारिश रहा है, सोचिएगा, अगर याद आए तो बताइएगा। न्यायालय क्या होता है, न्यायालय केवल भारत के संविधान द्वारा, अलग मतलब सब बात ही अलग है न्यायालय की बात मतलब कि भारत के संविधान द्वारा, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ये है वैल्यू, है ना। उसके बाद क्या आता है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, अधिकरण जो है विशेष मामलों पर विवादों और शिकायतों का समाधान करता है। विशेष मामलों पर न्यायालय क्या होता है, अपने अपने क्षेत्र अधिकारों में कानून और व्यवस्था की व्याख्या करना तथा उसे बनाए रखना। इसके अलावा सिविल एवं क्रिमिनल मामलों पर निर्णय देना। देख रहे हैं, सिविल एवं क्रिमिनल, और ये अधिकरण मतलब सिंपल सी बात है, अब न्यायालय से छोटा अधिकरण होता ही है। अब अधिकरण वाले भले कहेंगे नहीं 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 मैं सबसे अच्छा हूँ, जबरदस्ती क्या ही अच्छा है। प्रक्रियात्मक अनुपालन, ये क्या है, विशेष प्रक्रियाओं से बंधे नहीं होते हैं कौन, अधिकरण, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करती है। ध्यान रखिएगा, अधिकरण जो होते हैं ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं, लेकिन न्यायालय प्रक्रियात्मक संहिताओं से बंधे होते हैं। वो गलत जानते हुए भी लेकिन उस जो प्रक्रिया को नहीं तोड़ सकते, उनका नियम जो है वो नहीं टूटेगा। सदस्य न्यायिक और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट शामिल होते हैं, न्यायिक भी होते हैं और विशेष ज्ञान वाले एक्सपर्ट, लेकिन इसमें केवल न्यायिक विशेषज्ञ शामिल होते हैं। न्यायालय में केवल न्यायिक विशेषज्ञ ही शामिल होंगे। शक्तियां बात कर लेते हैं, उन कानूनों तक सीमित हैं जिनके तहत वे निर्धारित हैं, लेकिन न्यायालय देखिए तो निर्णय लेने की से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति है। मतलब सभी जो भी कानून है, सिंपल सी बात है, इतना तो आप कॉमन सेंस से भी मार देंगे तुक्का कि न्यायालय भाई न्यायालय है। चलिए अब एक आता है जमानत, बेल क्या है, सुर्खियों में क्यों है। हाल ही में 2 न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने फैसला सुनाया है कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत नियम है, जेल अपवाद है, सिद्धांत लागू होता है। जमानत नियम है लेकिन जेल क्या है, अपवाद है। ये तो रहा क्यों सुर्खियों में रहा। अब बात करते हैं किसके बारे में, भारत में जमानत के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या, नियमित जमानत, पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को मिलने वाली जमानत। नियमित जमानत मतलब पहले से ही गिरफ्तार हैं और पुलिस हिरासत में हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अग्रिम जमानत, ये क्या होता है, गैर जमानती अपराध से गिरफ्तारी की आशंका होने पर पहले से ही एहतियात के रूप में दी जाने वाली जमानत। एहतियात के रूप, ये ध्यान रखिएगा, मतलब गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका होने से पहले। ठीक है, उसके बाद कहता है अंतरिम जमानत, ये क्या होता है, नियमित या अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी रूप से दी जाने वाली जमानत। मतलब इसमें ये जो नियमित है, ये अग्रिम जमानत है, इससे पहले की बात है। अब एक आता है डिफॉल्ट जमानत, ये क्या होता है कि जब पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रहती है तो व्यक्ति को दोष सिद्धि के अभाव में जमानत पर रिहा किया जाता है। क्लियर है बात, एक हो गया डिफॉल्ट, एक हो गया अंतरिम, एक हो गया, बस उसे पता रहना चाहिए कि मान लीजिए पकड़ गए तो जेल जमानत वगैरह की जरूरत पड़े तो ठीक है, सोच लीजिएगा कि कहीं तो काम आए, पढ़ा है इतना। उसके बाद पॉइंट क्या है,
अन्य संबंधित तथ्य देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। याद रखिएगा पॉइंट, 19 मतलब अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और नॉर्मल चीज़ नहीं है। अब बात आती है कि जमानत के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है। जमानत के लिए कानूनी प्रावधान क्या क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 में जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, किसमें? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, कितना? आधा हिस्सा, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। और क्या इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की 1/3 अवधि, पहली बार अपराध करने वाले 1/3 अवधि के लिए को हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। क्लियर है बात? ये रहा कुछ जो है कि कब रिहा होगा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। लैंगिक अपराधों, देखिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऐसा मत समझिएगा कि पॉक्सो में फंस गया तब जमानत नहीं होगा अपने से ही डरा देते हैं लोग कह करके, तो ऐसा नहीं है। जमानत के लिए किए गए उपाय, जमानत के लिए किए गए उपाय, इसमें क्या है? एक है प्ली बार्गेनिंग। बार्गेनिंग सुने होंगे, जाकर के सब्जी लेने जाते होंगे तो बोलते होंगे कि 10 रुपये की चीज़ करेंगे, 3 रुपये में दीजिए मुझे 10 रुपये से 3 रुपये बार्गेनिंग कर रहे हैं, मतलब उल्टा बार्गेनिंग हो रही है। एक होता है चलो ठीक है 10 रुपये भाई 9 रुपये ले लो, नहीं 10 रुपये से 3 रुपये देंगे हम, देना हो सब्जी दो नहीं मत दो इस तरह बार्गेनिंग, तो वही है प्ली बार्गेनिंग। इसमें क्या होता है देखिए, सौदा अभिवाक, यह अदालत में अभियोजन शुरू होने से पहले, मतलब जब मुकदमा शुरू हो उससे पहले बात हो रही है, पहले प्रतिवादी और अभियोजन के बीच समझौता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 290 में प्ली बार्गेनिंग को समयबद्ध कर दिया गया है और आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, उपयोग, यह कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ 7 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू होता है। देख लीजिए 7 वर्ष तक के कारावास के दंडनीय अपराधों पर लागू। हालांकि यह महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराध या सामाजिक आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, अब आता है कि ई प्रिजन सॉफ्टवेयर, तो सुने ही होंगे सर, सुने नहीं है तो सुन लीजिए, पेपर में आ सकता है। यह राज्यों की अथॉरिटीज़ को दक्ष तरीके से कैदियों से संबंधित डेटा प्राप्त करने में सहायता करता है। ठीक है ना, क्या करना है? डेटा, मेन चीज़ क्या है? डेटा किससे रिलेटेड है? कैदियों से रिलेटेड। कभी कभी आता है ना कि ई प्रिजन सॉफ्टवेयर किससे संबंधित है, तो लग रहा है कि जो है भूकंप मापेगा ऐसा दे देते हैं, आप बनाने वाले बना देते हैं स्टेटमेंट, तब लगता है कि नहीं गड़बड़ जाएगा। चलिए संबंधित देख लीजिए क्या हुआ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर रोक का सख्त प्रावधान तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया अपराध साबित न हो जाए। अधिनियम की धारा 18 में उपबंध किया गया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत का प्रावधान इस अधिनियम के तहत अपराध से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होगा। सर ये क्या पढ़ रहे हैं क्या? सिंपल है, बस क्या है ना, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है ना। अब मैं पढ़ रहा हूँ, आपको जो चीज़ नहीं क्लियर हो रहा होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा, बस अंतर इतना है। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482 में अग्रिम जमानत के लिए प्रासंगिक प्रावधान शामिल किए गए। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा किसके बारे में बात करें सर? अब बात करते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में। ये क्या है उद्देश्य? SC/ST समुदाय के सदस्यों के खिलाफ अपराधों को रोकना, ऐसे अपराधों पर सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित करना तथा पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का प्रावधान करना। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र। आरोपी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय का सदस्य नहीं होना चाहिए, पहली चीज।
किसके ऊपर लगेगा? अधिनियम के प्रावधानों में देखो क्या क्या है कि सबसे पहले क्या है, आरोपी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है, इस कानून के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों को हाथ से मैला उठाने के काम पर लगाना, एससी या एसटी समुदाय की महिलाओं को देवदासी कुप्रथा के नाम पर देवता या मंदिर को समर्पित करना। देख रहे हैं, देवदासी कुप्रथा बहुत फेमस है। आपको भी पता होगी बात कि जो है महिलाओं को जो है मंदिरों में, मतलब कि एससी एसटी समुदाय जो महिलाएं होती हैं उनको जो है मंदिरों में सौंप देते थे देवदासी के नाम पे, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर जाने के प्रथागत अधिकार से वंचित करना जैसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। इसमें एससी या एसटी समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों के लोक सेवकों द्वारा अधिनियम के तहत दिए गए कर्तव्यों की उपेक्षा करने पर दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये रहे कुछ जो है मुद्दे। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए शायद खत्म हो गया क्या, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, एक बार देख लें कितना बचा है अभी, 1 2 3 4, टाइम कितना है, थोड़ा सा तेज चलना पड़ेगा ना, देखते हैं। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां, पहले ग्राम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालयों के गठन की व्यवहार्यता पर चिंता जताई। ग्राम न्यायालय कौन? गौरतलब है ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 द्वारा ग्राम न्यायालयों के गठन को अनिवार्य किया गया है, ठीक है बात। अब आता है ग्राम न्यायालयों की विशेषताएं कुछ क्या क्या हैं। ग्राम न्यायालयों की मुख्य विशेषताएं। उद्देश्य, ग्राम न्यायालय सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक को सामाजिक, आर्थिक या अन्य क्षमताओं के कारण न्याय मिलने के अवसरों से वंचित न किया जाए, सिंपल सी बात है। वैधानिक आधार क्या है? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अंतर्गत, है ना। इस अधिनियम में कौन से, अब पॉइंट ध्यान रखिएगा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य को और अधिनियम निर्दिष्ट जनजातीय क्षेत्रों को क्या छूट दी गई है, ठीक है। ग्राम न्यायालयों का स्थान कहाँ पर है? ग्राम न्यायालयों का स्थान यह मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होता है। मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय में स्थित होता है। स्थिति क्या है? ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है। क्या? ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय माना जाता है, ठीक है। राज्य सरकार संबंधित हाई कोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है। न्यायाधिकारी कौन करती है? राज्य सरकार, ध्यान रखिएगा। क्षेत्र अधिकार क्या है? अधिकार क्षेत्र, यह एक मोबाइल कोर्ट होगा। सर मोबाइल कोर्ट होगा, बिल आएगा क्या इसमें? बिल बजेगा? ऐसा नहीं है, मोबाइल कोर्ट होगा मतलब चलने वाला, जिसके सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र होंगे। विवाद समाधान प्रक्रिया, इसमें विवाद समाधान कैसे होगा? विवादों का समाधान सुलह समझौते की सहायता से किया जाना चाहिए। सुलह समझौता करके, मारपीट करके नहीं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सुलहकारों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसको? सामाजिक कार्यकर्ताओं को। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? प्राकृतिक न्याय के। गौरतलब है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं है। याद रखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से बाध्य नहीं, मतलब कि सबूत दिखाओ, साक्ष्य दिखाओ, इस तरह नहीं है। अगर बात बन जा रही बना दीजिए, मामला शांत हो जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। याद रखिएगा, जो 1872 है इसको किससे प्रतिस्थापित किया गया? 2023, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ है इधर पॉइंट। उसके बाद क्या है? अपील देख लीजिए। अपील कहाँ होगा? क्रिमिनल मामलों में अपील सत्र न्यायालय में की जाती है। सिविल मामलों में अपील जिला न्यायालय में की जाती है। और अपील दायर करने की तिथि से 6 महीने के भीतर क्या किया जाता है? निपटारा। ध्यान रखिएगा। सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर ये कोर्ट हमको पता ही नहीं चला, फिर आप जहाँ पढ़ रहे हैं फिर वहाँ जाके पूछिएगा डिटेल में को अच्छे से। बाकी जब हम कभी शुरू करेंगे फिर बताएंगे आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है ये? न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना। झारखंड सरकार ने, कौन सरकार? झारखंड की। थोड़ा सा जूम कर लेना। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। केंद्र के खिलाफ। न्यायालय की अवमानना के बारे में क्या है? यह न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत परिभाषित है। 1971 संविधान का अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अवमानना को
अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देते हैं, देख रहे हैं ना, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215, ध्यान रखिएगा। 129 किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 215 किस लिए है? हाई कोर्ट। लगातार पढ़ाना भी एक जो है ना टफ टास्क होता है। अवमानना के निम्नलिखित 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? सिविल अवमानना एक होता है, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझ कर क्या करना? अवज्ञा करना, या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना। ठीक है। आपराधिक अवमानना क्या होता है? किसी भी ऐसे मामले का प्रकाशन जो न्यायालय को बदनाम करता है, बदनाम नहीं करना चाहिए, या उसके प्राधिकार को क्या करता है? कम करता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न्यायालय न्यायिक कार्यवाही को समुचित क्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसमें हस्तक्षेप करता है, या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। अब एक आता है क्या? दया याचिका। इसमें क्या है दया याचिका में? मर्सी पिटिशन। दिसंबर 2000 के लाल किला हमला मामले में दोषी ठहराए गए लश्कर-ए-तैयबा, सुना होगा नाम, सर ये नाम नहीं सुने हैं, कि एक आतंकवादी की दया याचिका भारत की राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। दया याचिका पर राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। दया याचिका पर राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित संवैधानिक। अब राष्ट्रपति की क्या शक्ति है देखिएगा। अनुच्छेद 72 भारत के राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को कुछ मामलों में क्षमा, प्रविलंबन, विराम, निलंबित, परिहार और लघुकरण, सब आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में अच्छे से, करने का अधिकार देता है। ये मामले निम्नलिखित हैं जहां सजा कोर्ट मार्शल, अब देखिए ये मामले निम्नलिखित हैं जहां सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो, उन मामलों में जिनमें दंड किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए दिया गया हो, और ऐसे मामलों पर जहां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो, तथा मृत्युदंड के मामले, मतलब कि मृत्युदंड में भी राष्ट्रपति के पास ताकत है। बाकी ये सोचिएगा कि आपने जो पढ़ा नहीं पढ़ा, क्षमा, प्रविलंबन, विराम, निलंबित, परिहार, लघुकरण, इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे फिर तो 15-20 मिनट इसमें चला जाएगा। फिर तो हो चुका। फिर अब एक आता है क्यूरेटिव पिटिशन या उपचारात्मक याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के खिलाफ पारित आर्बिट ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया है। अब आता है ये क्यूरेटिव पिटिशन है क्या? ये देखिए, यह याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? खारिज कर दिया है। ठीक है। पुनर्विचार याचिका का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 137 के तहत किया गया। याद रखिएगा, पुनर्विचार याचिका किसके तहत? अनुच्छेद 137 के। क्यूरेटिव पिटिशन का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, पता चला गया। क्यूरेटिव हाल ही में चर्चाओं पर क्यूरेटिव पिटिशन संविधान में, या संविधान ऐसा कहता है, इसे संविधान कहेगा, तो याद रखिए संविधान में है ही नहीं, उल्लेख है ही नहीं। यह अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने रूपा, अशोक हुर्रा और अन्य वाद में प्रतिपादित किया था। कौन? रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा, ध्यान रखिए। क्यूरेटिव पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय करने की शक्ति पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट रहे। उसका क्या है? क्यूरेटिव पिटिशन की अनुमति तब दी जाती है जब याचिकाकर्ता यह स्थापित करता है कि निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों क्या हुआ है? उल्लंघन हुआ है। और क्या? मामले की सुनवाई करने वाला न्यायाधीश उस मामले पर अपने हितों का खुलासा करने में विफल रहा है। न्यायाधीश, ठीक है, न्याय निर्णय में पक्षपात होने की आशंका है और निर्णय से याचिकाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट रहे इधर। उसके बाद एक ये पेज बस खत्म हो गया, तो टाइम कंप्लीट। चलिए अब आता क्या? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स ये क्या है? इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी, किसके द्वारा जारी? इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामलों में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों को निपटाने में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स अधिक कुशल है। ठीक है, ये तो कहा, ये क्या रहा? एक रिपोर्ट रहा। अब थोड़ा सा जो है इसके बारे में देख लेते हैं। किसके बारे में? फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। इसमें क्या है?
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट मतलब FTSC संबंधित योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। किसके? केंद्र प्रायोजित, ध्यान रखिए। इस योजना को 2019 शुरू किया गया था, अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अब इसे 2026 तक बढ़ा दिया गया। वित्त पोषण देखिए, इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का वित्त पोषण निर्भया फंड से जाता है, तो आपको पता ही होगा। कार्यान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग है। उसके बाद उद्देश्य क्या है? बलात्कार के मामलों में पॉक्सो अधिनियम के तहत आने वाले मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। उसके बाद क्या है? देखिए, 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित कुल 661 FTSC गठित किए गए हैं। हालांकि कुछ 1023 FTSC का प्रावधान किया गया है। FTSC राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से जुड़े होते हैं। ये भी तो सिंपल सी बात है, ये तो वैसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? ये देखिए, जीरो FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट। सर जीरो FIR क्या है? जीरो लगा करेंगे क्या? कैसे करेंगे? अगर पेपर में आ जाएगा जीरो FIR तो लगेगा कि ये छोड़िए सर, हमेशा ये सब करेंगे तो ऐसी गलती होती है, ठीक है। देखते हैं क्या है, थोड़ा सा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एक पूर्व मंत्री के खिलाफ जीरो FIR दर्ज की गई है। जीरो FIR क्या है भाई? जीरो FIR क्या है? यह एक प्रकार की FIR है, तो बहुत नई बात लिख दी है जी, एक प्रकार की FIR है। इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। सिंपल सी बात ये जान लीजिए, किसी भी पुलिस स्टेशन जाके दर्ज करा दीजिए। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जहां अपराध हुआ है उसी क्षेत्र पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई जाए। क्लियर बात? एक बार FIR दर्ज होने के बाद इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में क्या कहते हैं, ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक बात है। इसके तहत आरंभ में कोई नियमित FIR नंबर नहीं दिया जाता है शुरुआत में। हालांकि जब मामला अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है तब वहां नई FIR दर्ज की जाती है और FIR नंबर दिया जाता है। ठीक है। जीरो FIR का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(1) के तहत किया गया है। इसे 2012 के निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति, ध्यान रखिए, जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया था। ठीक है, ये रहा आपका जीरो FIR। डॉक्ट्रिन, अभी क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वर्चर। ये क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कर्वर्चर, कवर्चर है ना। सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और धारा 63 तथा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत मैरिटल रेप एक्सेप्शन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। ठीक बात। जोसेफ साइन बनाम भारत सन 2018 मामले सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। अब सवाल ये, डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर है क्या? ये क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं जिंदगी में। अच्छा, नाम ही पहली बार सुन रहे हैं देखिए क्या है। यह ब्रिटिश कॉमन लॉ के तहत कानूनी सिद्धांत है। ब्रिटिश, याद रखिए, इतना पता, कम से कम इतना पता रहना चाहिए। यह सिद्धांत विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है। विवाहित महिला को उसके पति के संरक्षण के तहत रखता है और उन्हें एक यूनिट के रूप में मानता है। किस रूप मानता है? यूनिट के रूप में। यह विवाह के बाद एक महिला के स्वतंत्र अस्तित्व या कानूनी अस्तित्व क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। सैद्धांतिक रूप में यह महिला की संपत्ति को पति को हस्तांतरित करता है। महिला की संपत्ति पर अधिकार की उसकी क्षमता को सीमित करता है तथा कोई अनुबंध करने पर प्रतिबंध भी लगाता है। यही बात क्लियर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत। सर ऐसे कहाँ सिद्धांत है? लक्ष्मीकांत मिला ही नहीं कहीं हमको पूरा रखो, अच्छे से पढ़े थे हम लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत बचा रह गया, एम पता नहीं कहाँ चला गया जस्ट फन भी करते हैं क्या? देखिए, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एक मामले में अपील दाखिल करने में विलंब के लिए क्षमा कंडन द डिले के आग्रह से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 और 5 के तहत हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उपयोग करने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए। विलंब के लिए क्षमा है ना। इसमें क्या है कि
विलंब के लिए क्षमा की धारणा के तहत किसी मामले में अपील याचिका दाखिल करने के लिए तय समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देने की अदालत की विवेकाधीन शक्ति है। अदालत की बहुत विवेकाधीन शक्ति है। सर क्यों ऐसा है? अब ये हम जो है उनसे पूछेंगे जो संविधान बना रहे थे ना, चलेंगे पूछेंगे। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत के बारे में, इसका अर्थ है कि दो कानूनों के बीच, अब ध्यान समझिएगा, है ना, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन सिद्धांत ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट समझिएगा पहले। इसका अर्थ है दो कानूनों के बीच विवाद की स्थिति में, जब दो कानून हो अगर उसमें विवाद की स्थिति पैदा हो जाए तब स्थिति में उनकी व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए जिससे दोनों कानूनों के उद्देश्य और सार को बनाए रखा जा सके। मतलब एक कानून है और दो कानून हैं, इसका कुछ अलग उद्देश्य होगा, इसका कुछ अलग उद्देश्य होगा, तो इनमें इनकी जब व्याख्या की जाए तो ऐसा व्याख्या किया जाए कि इसका भी उद्देश्य ना दिक्कत मतलब फेल हो, ना इसका उद्देश्य फेल हो। समझ रहे ना? ऐसे कानूनों या प्रावधानों में सामंजस्य बनाकर किया जाता है, ठीक है ना। इस सिद्धांत की उत्पत्ति प्रथम संविधान संशोधन और उस पर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णय से मानी जाती है। ये रहा आपको जो है न्यायपालिका। उसके बाद थोड़ा मोड़ा कुछ और बचा है, जल्दी जल्दी कवर कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद देखेंगे कौन सी पीडी 365 आता है, उस पर चर्चा करेंगे, रिवीजन हो जाएगा, देखने टाइम लगेगा, जैसे जैसे टाइम रहेगा वैसे करते रहेगा आराम से, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।